वाला पार्ट जो है, इसको थोड़ा आप लोगों को करंट अफ़ेयर से ही अपडेट करना है। इसमें हम लोगों ने कोल के बारे में बात कर ली, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हम देख लेंगे, उसके अलावा जो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, उनको आप लोग करंट अफ़ेयर से अपडेट करेंगे, जिस साल भी एग्ज़ाम लिखेंगे उस साल। अभी हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में देख लिया कि पेट्रोलियम कहाँ-कहाँ है और कौन-कौन से हैं मतलब कहाँ पे रिफाइनरीज़ हैं। रिफाइनरीज़ हमारे यहाँ पे कई सारी हमने बना रखी हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बना रखी हैं और उससे हम लोग जो है रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे वैक्स है, जेली वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पेट्रोलियम के रिफाइन करने के बाद और उस उन सब जो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं, वो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये हम लोगों ने इकोनॉमी में भी देखा था कि हम लोग जो है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमने देखा था, याद है? लोकेशन पे जो है हमारी रिफाइनरीज़ हैं। वो आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है, वो देख लेना है। बाकी इसको करंट अफेयर से रिलेट करके ही देखना होता है। तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया। कोल हमने देख लिया। कोल के कितने टाइप होते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि एंथ्रासाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, ये सब लिग्नाइट है। तो इससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें से अच्छी क्वालिटी का कौन-सा है, तो एंथ्रासाइट है। कहाँ पे इंडिया में मिलता है? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कई बार बार आ चुके हैं। तो कोल और पेट्रोलियम रिसोर्स देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है आपका गैस, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हमारे यहाँ कैसे है, क्या-क्या उसके पीछे मतलब किस तरह से हम काम कर रहे हैं। नेचुरल गैस के बाद में एनर्जी के 1-2 रिसोर्सेज़ की और है, जैसे कि थोरियम और यूरेनियम वाली बात है, यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न, जो कि आप लोग साइंस एंड टेक में भी पढ़ते हो। तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखेंगे। उसके बाद में फिर स्टील और सीमेंट, जो कि काफ़ी फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये देखेंगे, जो कि 26वीं स्लाइड है आपकी, 26वीं उसमें है एक्चुअल में। तो बस इतना है आपका, उसके बाद में फिर कुछ चीज़ें हम लोग याद करेंगे आप लोगों को। ल्यूसेंट जो है, उससे देखेंगे ल्यूसेंट या और कोई जो मतलब किताब है ज्योग्राफी की, उनमें वो होता है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में बस ये होता है कि हाइवेज़, रेलवेज़ ये सब जो थोड़ा-सा रट्टा मारना होता है कि नेशनल हाईवे कहाँ पे कौन-सा है, कुछ इंपॉर्टेंट हाइवेज़ वो मैं बता दूँगा आपको अदर देन स्लाइड। तो वो थोड़ा-सा कम्युनिकेशन उसको बताऊँगा, उसको आपको याद करना होता है कि जैसे नेशनल हाईवे 1 तो कहाँ कहाँ पे है, नेशनल हाईवे 2 कहाँ पे है, तो इस तरह से ये भी कम्युनिकेशन वाला भी आता है, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन अलग से आपको याद करना होता है। वो आपका ल्यूसेंट में मिल जाएगा, वो आपको जो है अरिहंत की जो किताब आती है जीके वाली, उसमें मिल जाएगा। ज्योग्राफी की कोई भी किताब होगी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन दिया होगा या इकोनॉमी की किताब होगी, तो उसमें मिल जाता है, ठीक है? तो हम इसको भी देख लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो इतना ही आपकी ज्योग्राफी में और ओवरऑल ज्योग्राफी हम देख लिया हमने, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक तरह से हम देख रहे हैं, तो उसको भी हम लोग अभी पहुँच रहे हैं वहाँ तक। रीजनल ज्योग्राफी देख ली हमने एक तरह से। ये सब रीजनल ज्योग्राफी होती है, जो पर्टिकुलर लोकेशन को हम जाके पढ़ते हैं तो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उसकी तरफ, गैस की तरफ, और देखते हैं कि गैस में हम लोगों ने क्या छुपा रखा है। डिस्टर्बेंस होता है ना, कोई भी नहीं आएगा तो। उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है पीछे का, उसको क्या पता। तो देखो, इंडिया में पेट्रोलियम रिज़र्व के बारे में हम लोगों ने बात की कि कहाँ-कहाँ पे है, तो ये वाला रीजन जो है आप लोग अपनी मैप में भी मार्क कर लीजिएगा। सौराष्ट्र रीजन है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात और ऑफशोर रीजन ऑफ मुंबई। ये वाला पूरा एरिया जो मार्क है ना, ये जो दिख रहा है आपको थोड़ा-सा डार्क में, वो वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अपर आसाम, शिलांग वे सेल्फ में जाके देखिएगा, कटक, और उसके अलावा कटक सेल्फ है। यहाँ क कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ सब पेट्रोलियम है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं है। और हमेशा ये यहाँ पे देखो, तो ठीक ठीक है, चलो। देखो, ऐसा है कि इसमें हम लोगों ने ये आप लोग जो है रीजंस को जाकर जरूर देख लीजिएगा। जैसे आसाम में जाइए तो दिग्बोई देख लीजिए, ठीक है। नहर कटिया कहाँ पे है, शिव सागर कहाँ पे है, ठीक है। वो शिवसानगर कहाँ पे है, उसके अलावा आपका डिब्रूगढ़ कहाँ है। इस तरह से आप एक बार ना थोड़ा सा उसको अपने पास एटलस है, एटलस रखा हुआ है आपने, वहाँ पे अगर मिनरल दिया होगा, एटलस के अंदर मिनरल वाला जो रीजन है, वहाँ जाके आप लोग देखेंगे पेट्रोलियम मिनरल का दिग्बोई और नून माती, ये सब आपका बरौनी, ठीक है, बोंगाईगांव, ये सब आपके रीजन मार्क कर लीजिएगा और आसाम में जाके एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। ठीक है भई? समझ में आ रहा है? गुजरात के अंदर जो ऑनशोर है, खेड़ा और मेहसाना, ये सब रीजन देख लीजिए। इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके अलावा जो है ये राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर बाड़मेर तो बहुत फ़ेमस है राजस्थान का। वहाँ पे भाई कारियन जो है, इसने ये तो लिखा रहता है कैरेंस, लेकिन इसको लिखा वैसे अगर मतलब प्रोनाउंस करते हैं, वो कारियंस करते हैं आई थिंक, है ना? कारियंस ही तो करते हैं। कारियंस कंपनी जो है एनर्जी है, तो वो इसको जो है
मतलब वो वहाँ डेवलप कर रही है। इसी तरह महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र के अंदर आप जाइए तो नीलम ऑयल फ़ील्ड है, मुंबई हाई के अंदर, आप मुंबई हाई को थोड़ा लोकेट कर लेंगे। यही काम मतलब मेनली करना है। और उसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ पे रावा रावा ऑयल फ़ील्ड है, उसको थोड़ा लोकेट करेंगे आप लोग, ठीक है? इसमें मतलब कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये हमने देख लिया था और कार्यन एनर्जी जो है ये इसने एक ब्लॉक खरीदा था राजस्थान में, यानी वहाँ भी एक्सप्लोर करने के लिए। वो ब्लॉक ब्लॉक किस लिए खरीदते हैं लोग कि एक मतलब ऑक्शन पे लेते हैं, खरीदना क्या होता है एक तरह से। वो ऑक्शन पे लेते हैं कि मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे और अगर क्रूड ऑयल वगैरह जो भी मिलता है तो उसको निकालेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये कंपनीज एक्सप्लोर करती हैं। रिलायंस को काफ़ी सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, आपको बात पता ही है आपको। 2014 के बाद से तो रिलायंस ने एकदम अ, पूरा एक्सप्लोर ही कर रखा है। ठीक है, वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को याद होगा क 8 कोर इंडस्ट्रीज़ याद है क्या नाम है? सभी जो हैं उनको नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में बार-बार आपके आता रहेगा कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ ये हैं, ठीक है ना? तो उसको ये कोर इंडस्ट्रीज़ आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको रट्टा मार लो। कौन-कौन है? सीमेंट, क्या-क्या है? बताओ भाई सीमेंट 3 तो सी हो गए, 3 सी में कौन हो गया? कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया और क्या हो गया? सीमेंट हो गया मान लो, ठीक है? 3 सी हो गए। ठीक है, उसके बाद बचे 5 उसके अलावा कौन-कौन से हैं? हुँ? रिफाइनरीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं और नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र्स, इलेक्ट्रिसिटी, है ना? और स्टील, ओके? यही तो है? तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इकोनॉमी में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, बार-बार बात की जाती है। तो आपको पता होनी चाहिए को 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन-कौन सी हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है ये कोर इंडस्ट्रीज़ क्योंकि हम लोगों ने जब वो पढ़ाया था, आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ाया था, आईआईपी इंडस्ट्रियल क्या नाम है इंडेक्स, प्राइसिंग इंडेक्स वगैरह पढ़ाया था ना, है ना? आईपीआई वगैरह और के उसके अलावा जो है आपको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो सब पढ़ाया था जब उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया था आप लोगों को, है ना? इन्फ्लेशन के बाद जो पढ़ाया था, इंडेक्स पढ़ा रहा था तब। याद है नदीम? हाँ, तो उसी तरह से फिर हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ भी आप लोग याद कर लीजिए कि 8 कोर इंडस्ट्री जो होती हैं, उसमें से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सीमेंट और आपका क्या नाम है अ, सीमेंट, क्रूड ऑयल और क्या नाम है नेचुरल गैस और कोल, ठीक है ना? और क्या होंगे इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरीज़, फर्टिलाइज़र्स। अच्छा एक क्वेश्चन जो आया था उसमें ये था कि उसने वो भी दे दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, याद है जो क्वेश्चन आया था? उसमें बोला था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं क्या कोर इंडस्ट्री? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री नहीं है, रिफाइनरीज़ वगैरह हैं, ठीक है ना? गैस है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज़ में से आपका रिफाइनरीज़ भी एक कोर इंडस्ट्री में आता है इंडिया के। और इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, उसके बाद रिफाइनरीज़ में उसको रिफाइन करता है, फिर बाई प्रोडक्ट बनाता है और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बेचता है। तो ये सब हमने बात कर ली। हमारे यहाँ पे जो वेंचर्स हैं तो इसके ये अपडेट होता रहेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स हैं उसमें रिलायंस है, उसके अलावा ईसर है और उसके अलावा कार्यन्स है। तो इन लोगों ने बना रखे हैं। उसके अलावा भी हमारे पास जो है जॉइंट वेंचर भी हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ भी हैं। वो मैंने कल बता दिया था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा, जो हमारा असल में है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आज का टॉपिक है, इसको देख लीजिए, ठीक है? आवाज़ आ रही है? ठीक है। ओके। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस जो होती है सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं इन विच कार्बन हाइड्रोकार्बन आर ट्रैप्ड। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके बीच में ट्रैप हो जाती है कौन स क्या? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? और ठीक है ट्रैप हो जाता है ऑफ़न होल्ड गैस समटाइम्स इन द एसोसिएशन विद द क्रूड ऑयल एंड समटाइम्स अलोन। कभी-कभी ये क्रूड ऑयल के साथ ही मिलता है ये, कई बार बहुत सारी गैसेज़ जो हैं वो क्रूड ऑयल के साथ मिलेंगी, बहुत सारी बार अकेले भी मिलेंगी। तो ये गैसेज़ ट्रैप होती है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, वहाँ से निकलती हैं। इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मेथेन। क्या-क्या होता है इसके अंदर? मेथेन होता है, व्हिच इज़ लाइटर देन द एयर एंड टॉक्सिक। मीथेन जो होता है मैंने आपको बताया भी था, कोल बेड मेथेन भी होता है, वैसे ही मेथेन होता है, मेथेन टॉक्सिक होता है। देयरफॉर इट रिक्वायर टू एयर टाइट टैंक। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एयर टाइट टैंक रखे जाएँ जिसमें इसको स्टोर किया जाए। लीक प्रूफ होना चाहिए, पाइप्स और ट्रक्स और ट्रांसपोर्टेशन सारा। तो इसको अच्छा खासा कैपिटल इसमें इसके लिए ज़रूरत होती
है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये जो है पॉइज़नस भी है, टॉक्सिक भी है और साथ में जो है इसका ये लीक भी बहुत जल्दी करती है, लाइटर है। तो इसके लिए बहुत ही सील्ड तरीके से कंटेनर वगैरह या सिलेंडर वगैरह बनाने पड़ेंगे, और चाहे जो वो कर रहे हैं मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए भी पूरा सील्ड तरीके से बनाना पड़ेगा तब होगा। जो है नेचुरल गैस ऑक्यूपाइज़ 4 टाइम द स्पेस ऑफ द गैसोलीन। नेचुरल गैस जो है वो 4 टाइम स्पेस मतलब जगह जो घेरती है, गैस हमेशा ज़्यादा जगह घेरती है, आपको पता है, ये पढ़ा भी है आप लोगों ने। तो गैसोलीन जो होता है, गैसोलीन एक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है, जैसे जितनी 1 किलो एनर्जी पैदा करने के लिए जितना गैसोलीन की ज़रूरत होती है पेट्रोलियम वगैरह की, उससे 4 गुना ज़्यादा जगह वो घेरती है कौन? नेचुरल गैस घेरती है। तो नेचुरल गैस इस पे ज़्यादा जगह घेरती है, तो इसको हम लोग इसीलिए लिक्विफ़ाई करते हैं, लिक्विफ़ाई करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि वैसे ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता, या तो फिर पाइपलाइन वैसे बनाई जाए, ठीक है ना? इन इंडिया नेचुरल गैस फाउंड ओनली अलोंग विद ऑयल रिजर्व। ज़्यादातर इंडिया में जो पाया जाता है वो ऑयल रिजर्व के साथ पाया जाता है, और इंडिया के पास जो है डज़ नॉट हैव एक्सक्लूसिव नेचुरल गैस रिजर्व। हमारे पास कोई एक्सक्लूसिवली सिर्फ नेचुरल गैस का रिजर्व नहीं है, और हमारे पास नेचुरल गैस रिजर्व भी एनफ नहीं है। समटाइम नेचुरल गैस री इंजेक्टेड इनटू द ऑयल फील्ड टू मेंटेन द प्रेशर, और बहुत बार क्या होता है कि अगर हम गलती से भी निकाल लें नेचुरल गैस को तो फिर वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, इसकी वजह से फोर्स नहीं लगता, और पेट्रोलियम को कई बार निकालने के लिए सरफेस तक लाने के लिए हमें प्रेशर बनाने के लिए हमें गैस को नेचुरल गैस को री इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि उसके बिना वो प्रेशर नहीं बनेगा और वो ऊपर नहीं आएगी गैस। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल गैस नहीं है और लिमिटेड वे में है, वो भी स्ट्रेटेजिक है कि मतलब उससे हम क्या नाम है कोई ना कोई काम ले रहे हैं, तो इसलिए नेचुरल गैस हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है ना भाई? नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इतना ज़्यादा हमारे पास रिजर्व है नहीं कि हम उसको अपना अपने से चलाएं, तो हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है भाई? दोनों चीज़ें हैं, यानी पेट्रोलियम भी, क्रूड ऑयल भी, और इसके साथ-साथ में हमारा जो है ये नेचुरल गैस भी, ये सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी नेचुरल गैस के इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो प्रोडक्शन इंडिया में कुछ जगहों पे है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे बॉम्बे हाई के अंदर प्रोडक्शन है, गुजरात के अंदर है, आसाम क का कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन। ज़्यादातर जहाँ पे पेट्रोलियम हमारे यहाँ है, वहीं पे आपको नेचुरल गैस भी मिलता है। रिदा, आवाज़ आ रही है, समझ में आ रही है बात? आ रही है आवाज़? नदीम? मैं फिर बाहर हो गया क्या? ठीक। उसके बाद इम्पोर्ट, अगर दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करने की बात हो तो इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, उसमें अगर आप देखोगे तो कतर है। कतर में 80% से ज़्यादा जो है वो कतर से ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है कतर से करते हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्ट हमारा कतर से है नेचुरल गैस का, ठीक है? इजिप्ट से है, ओमान से है, ऑस्ट्रेलिया से है, और सऊदी अरबिया से हमारा जो है ये इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। एलएनजी टर्मिनल्स हम लोग बनाते हैं, नेचुरल गैस यहाँ पे जो एलएनजी टर्मिनल्स होते हैं ना, नेचुरल गैस इज़ लिक्विफाइड। यहाँ पे जो है लिक्विड नेचुरल गैस होता है ना, इसको लिक्विफाइड करने करने के बाद में फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाते हैं, क्योंकि गैस को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना इतना आसान नहीं है विदाउट पाइपलाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिक्विफाई करते हैं। पहले जो एलएनजी टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे जाके गैस को लिक्विफाई किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे उस पे, फिर दोबारा उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिक्विफिकेशन जो प्लांट होते हैं, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उसको मतलब लिक्विफाई करती है, उसके बाद में रीगैसिफिकेशन उसका होता है, इंपोर्टिंग कंट्री उसका रीगैसिफिकेशन करती है। यानी जब वो पहुँच जाता है, फिर उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है एलएनजी टर्मिनल्स पे। क्या बात समझ में आ गई? है भाई? समझ में आ रहा है नदीम? ठीक है। अब इंडिया के अंदर 5 एक्जिस्टिंग जो है हमारे पास एलएनजी टर्मिनल्स हैं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, अभी हमें उसको गैस को ले जाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रेशर हाई प्रेशर रहता है, उसके बाद में फिर पाइपलाइन, तो हम लोग क्या करते हैं उसको टैंकर में भरने के लिए उसको लिक्विफाई कर देते हैं। लिक्विफाई करने के बाद फिर रीगैसिफिकेशन करते हैं उसका। तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है उसको लिक्विड के फॉर्म में करके फिर भेजती है, फिर वहाँ से हम लोग अपना एलएनजी टर्मिनल्स पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे उसको गैसिफाई किया जाता है, फिर दोबारा से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिलेंडर्स में भर-भर के। तो दहेज में हमारा जो है 5 एलएनजी टर्मिनल्स हैं, और अभी तो और बढ़ गए हैं पर एलएनजी टर्मिनल्स, और कुछ जगहों पे भी 2-3 खुले हैं, तो उसको देख लीजिएगा। दहेज के अंदर नेट ने खोल रखा है, और ये हज़ीरा के अंदर सेल ने खोल रखा है, कोची के अंदर पेट्रोनेट ने खोल रखा है, और इस तरीके से चौथा ये जो है आपका रत्नागिरी के अंदर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रत्नागिरी गैस पावर प्राइवेट लिमिटेड, इन लोगों ने भी कहाँ पे दभोल और महाराष्ट्र में गेल ने खोल रखा है। तो ऐसे मतलब रत्नागिरी में भी है और दभोल में भी है, जहाँ तक गेल और एनटीपीसी ने कर रखा है। और टर्मिनल्स जो हैं वो धबोल और कोची में हैं, लेकिन वो पार्शियली ऑपरेशनल थे, अभी चल रहा है, ठीक है ना?
पाइपलाइन की हमारे पास देखो, हमारे पास पाइपलाइन एब्सेंस ऑफ पाइपलाइन है, सोर्स से लेकर कस्टमर तक पहुँच नहीं पाता, इसलिए ये एलएनजी टर्मिनल की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर ये हो जाए तो फिर सीधे गैस ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उससे क्या होगा, ये सारे कॉस्ट बच सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है ना? 2 मेजर एलएनजी टर्मिनल जो है उनका अंडर प्रोसेस थे और अब बन गए हैं। वो क्या है, 5 एलएनजी टर्मिनल्स एट काकीनाडा एपी के अंदर बना रहे थे, ठीक है ना? तो ये बाय कंसोर्टियम ऑफ द सेल, रिलायंस और उसके अलावा जो है काकीनाडा सीस पोर्ट लिमिटेड, ये लोग जो है एलएनजी टर्मिनल्स 5 और 5th बना रहे थे और अभी और मतलब बन रहे हैं। इंडिया में आप इस वक़्त कितने हैं, ज़रा एक बार सर्च करो कितने एलएनजी टर्मिनल बनाए हमने? 6 आ रहे हैं ना? हाँ, तो ये बढ़ाया, अभी प्रपोज़ था, एक छठा भी बनाया है। तो ये 5th हो गया, यानी 5 हो गए थे, एक छठा भी तमिलनाडु में बनाया, एन्नौर में ना? एन्नौर के अंदर बनाया है, हाँ। तो बाय ये अभी रिसेंटली देख लीजिएगा कि एन्नौर के अंदर भी एक बनाया है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी, रिसेंटली क्या, थोड़े दिन, काफ़ी दिन से न्यूज़ में आ रहा है, एन्नौर में कि बन रहा है, ठीक है? हाँ, भारत पेट्रोलियम के साथ जॉइंट वेंचर में आया है ना? ज़्यादातर अब तो जॉइंट वेंचर का ही प्रोसेस है इंडिया में, जो भी बन रही है वो जॉइंट वेंचर ही बना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्राइवेट वाले भी नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज़ेशन का ज़्यादा दौर चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर जॉइंट वेंचर ही बनेगा। लेकिन इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, जैसे कहीं बनता है कोई एलएनजी टर्मिनल वगैरह, आपको समझ में आ गया होगा कि एलएनजी टर्मिनल का काम क्या है, वो लिक्विफाई, री-लिक्विफाई वाला काम है, ठीक है ना? बाय एपी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर गेल इंडिया एंड एपी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन लोगों ने भी काकीनाडा के अंदर ये डेवलप कर रहे हैं लोग। और ये जो है आपका फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट इन लोगों ने बनाई है, फ्लोटिंग यूनिट बनाई है। सेल आंध्र प्रदेश गैसिफिकेशन लिमिटेड, ये फ्लोटिंग भी बना रहे हैं, मतलब इस तरह से स्टोरेज का वो कर रहे हैं गैस का। लैंड, हाँ, तो वहाँ पे ये लोग सी के अंदर ही मतलब फ्लोटिंग तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हैं, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ सच काइंड इंडिया में ऐसा बन रहा है, तो इस तरह की भी चीज़ें मतलब बन रही हैं और प्रपोज्ड भी हैं कई सारी, जैसे मैंने बताया आपको कि कई सारी प्रपोज्ड हैं न्यू एलएनजी टर्मिनल्स, ठीक है? जैसे ये मुंद्रा में, गुजरात के अंदर जीएसपीसी, गैस फॉर द फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट से आ रहा है, तो वहाँ से वो जो है उसको करेंगे। इसके अलावा आपका पीपावेव पोर्ट गुजरात के अंदर, एन्नौर तमिलनाडु के अंदर, जैसे मैंने बताया करा है, तो एन्नौर वो हो गया। ऑयल इंडिया वो मतलब बन गया है। मैं और उसके अलावा मैंगलोर कर्नाटका के अंदर ओएनजीसी और बीपीसीएल कर रहा है। उसके बाद प्रादीप पोर्ट जो है आपका उड़ीसा वाला, वहाँ पे प्रादीप में उड़ीसा के अंदर गेल बना रहा था, उसने प्लांट ड्रॉप किया। उसके बाद में फिर अभी उसने बोला कि वहाँ काकीनाडा में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी प्रपोज्ड है करने के लिए। उसके अलावा गंगावरम एपी के अंदर पेट्रोनेट बना रहा है। तो इस तरह से कई सारे प्रपोज्ड एलएनजी टर्मिनल्स हैं। अब इसमें से जो-जो अप्रूव्ड हो जाते हैं और उस पे काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो एलएनजी टर्मिनल हम बना रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक दिमाग में बात चल रही है कि क्यों ना पाइपलाइन ही बना दिया जाए हर जगह, सप्लाई कर दिया जाए ना? तो वो भी चल रहा है अभी कि मतलब एलएनजी टर्मिनल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, गैस ही ट्रांसफर हो जाए सीधे। वन टाइप ऑफ अनकन्वेंशनल गैस जो है हमारा बेसिन सेंटर्ड गैस होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइट गैस सैंड। ये बहुत डीपर पार्ट में होता है। ये टाइट गैस सैंड जो होती है बेसिन के अंदर बहुत नीचे होता है, इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको निकाला जाए, हमारे पास इस तरह की गैसेज हैं, रिजर्व्स हैं। देयर रिजर्वायर हैज नो नेचुरल फ्रैक्चर एंड हैव यूज्ड हाइड्रोलिक। हम लोग क्या करते हैं कि ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चराइज़ेशन टेक्निक वगैरह यूज़ करते हैं, पानी वगैरह डाल के, जैसे मैंने बताया था वो सिन गैस वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको भी, गैस को भी प्रेशर बना के निकालते हैं। तो ये बेसिन सेंटर्ड गैस जो होती है एकदम नीचे अंदर में जो गैस है, ड्रिल करके पाइप वाइप लगाकर हम लोग इसको उसमें वाटर, सैंड और केमिकल वगैरह फ्लूइड के तौर पे डालकर पंप वगैरह करके इसको निकालते हैं फ्रैक्चर करके, ठीक है ना? ये बेसिन सेंटर्ड गैस होती है, इसमें कई तरह की गैसेज़ होती हैं। हाँ, मिक्सचर है। तो बेसिन सेंटर्ड गैस जो है 15% ऑफ द यूएस गैस प्रोडक्शन वाया हाइड्रोलिक फ्रैक्चर टेक्निक। हमारे यहाँ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्निक होती है, जिसमें वाटर वगैरह काफ़ी यूज़ किया जाता है, उससे हम लोग इसको निकालते हैं, जो मैंने आपको उसमें सिन गैस के अंदर भी थोड़ा सा बताया था, ठीक है? और इंडिया इंडिया जो है वो भी ट्रायल कर रहा है इसके बेसिस पर कि बेसिन सेंटर्ड गैस वगैरह निकाली जाए, जो नीचे गैसेज मौजूद हैं, ठीक है? इंडिया के अंदर पाइपलाइन जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस जो है उसको हाँ, एलएनजी टर्मिनल्स पे गैसिफ़िकेशन, रीगैसिफ़िकेशन ये सब करना जो है बड़ा मतलब लंबा प्रोसेस होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो गॉस गैस रिक्वायर्ड एन एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ पाइपलाइन। तो यहाँ पे गैसेज़ को अगर हम डायरेक्ट डायरेक्ट करना चाहें तो उसके लिए एक्सपेंसिव एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा वो पाइपलाइन का। ठीक है, लेकिन ये है कि एक बार पाइपलाइन बन जाती है तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो जाएगा, नहीं?
जितना मर्ज़ी उतना कर सकते हो। तो यहाँ पे पाइपलाइन का अगर आप देखें तो हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है कि जैसे हम गैसेज़ कहाँ से ला रहे हैं? हम लोग गैसेज़ तो इंडिया में तो पाइपलाइन बहुत जगह बिछा दी गई है। अच्छा आपने देखा होगा अर्बन एरियाज़ में अब सिलेंडर के बजाय वो पाइपलाइन से ही सब वो हो रहा है ना? आपको पता है ना? सप्लाई आप लोगों के यहाँ सिलेंडर आता है या पाइपलाइन क्या? हॉस्टल में पाइपलाइन बना दिया है। इसी तरीके से अब वहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे तो ज़्यादातर अब पाइपलाइन वाला सिस्टम होता जा रहा है। तो यहाँ भी होगा बट यहाँ पे सप्लाई भी है? स्टार्ट नहीं हुआ अच्छा है। ये क्या नाम है रिदा तुम्हारे यहाँ पाइपलाइन से आता है या उससे आता है? सिलेंडर आता है? अच्छा, तो यहाँ पे लेकिन इस एरिया में मैंने कई जगह पे देखा है हाई प्रेशर पाइपलाइन वगैरह डाली गई हैं। तो अगर पाइपलाइन जैसे और जो पॉश एरियाज़ हैं काफ़ी सारे तो वहाँ पे भी पाइपलाइन का ही सिस्टम कर दिया है इन्होंने। लेकिन ये पाइपलाइन हमारा कंसर्न ज़्यादा नहीं है, ये तो नेटवर्क चलता रहेगा डोमेस्टिक वाला। हमारा कंसर्न जो है वो क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है कि मतलब अगर हमें जो लेकर आना है वो कहीं कज़ाकिस्तान से, कहीं तुर्कमेनिस्तान से, कहीं क्या नाम है कहीं और से लेकर आ रहे हैं, रशिया से लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है ईरान से लेकर आ रहे हैं। तो हमारा जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल भी होता है, तो वहाँ से हम पाइपलाइन बनाने की बात करें, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन। इसमें तापी एक पाइपलाइन बहुत फेमस पाइपलाइन है, न्यूज़ में बहुत आता है, आईपीआई भी बहुत आता है और उसके अलावा रशिया, इंडिया का भी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन बनाने की बात है। अब यहाँ पे थोड़ा मज़ेदार चीज़ ये है कि तापी जो पाइपलाइन है, तापी का पाइपलाइन बनाने की हमने बात शुरू की, तो उसकी डिटेल ये है कि तापी पाप तापी ये क्या नाम है आपका पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये सप्लाई करेगा सप्लाई ऑफ द ऑयल 90 मिलियन इस स्टैंडर्ड क्यूबिक सेंटीमीटर पर डे इसका वो है ये भेजेगा। उसके अलावा 30 ईयर तक के लिए बनाया जाएगा और ऑपरेशन इसका स्टार्ट होगा 2018 में होना था मतलब उस समय। लेकिन इसमें थोड़ा-सा दिक्कतें आई हैं, वो कैसे है देखो, ऐसा हुआ इसमें ये कि कहा गया कि 3 मतलब इंडिया को 38 मिलेगा यानी 30 में से 38 इंडिया को मिलेगा, पाकिस्तान को 38 मिलेगा, अफ़गानिस्तान को 14 मिलेगा। इस तरीके से ये मतलब दिया रूट डिवाइड किया गया था। अब ये कैसे होकर आता है वो देखो आप रूट देखो इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि तापी प्रोजेक्ट का रूट कहाँ से है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होता है, ठीक है? गैल्केनिस फील्ड से। हेरात अफ़गानिस्तान आता है, हेरात अफ़गानिस्तान से फिर कंधार अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद में क्वेटा पाकिस्तान आता है, ठीक है? क्वेटा पाकिस्तान के बाद मुल्तान पाकिस्तान, उसके बाद फ़ज़ालिका हमारे पंजाब के अंदर आके ये पाइपलाइन खत्म होती है, ठीक है ना? समझ रहे हो? यहाँ से मतलब ये पाइपलाइन आनी है, ठीक? अब चैलेंजेस क्या हैं? जो ये पास हो रहा है पॉलिटिकली बहुत ही फ्रजाइल रीजन से पास हो रहा है, ठीक है ना? बहुत ही फ्रजाइल रीजन है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज़ बने रहते हैं। वहाँ से पाइपलाइन बना है, तो जल्दी इन्वेस्टर ही नहीं मिलते इसमें, ठीक है ना? तापी नेशंस हैव बीन हैड नॉट बीन एबल टू गेट एन इंटरनेशनल फर्म, कोई भी इंटरनेशनल फर्म नहीं मिल रहा था इनको कि इनका मतलब इनको फाइनेंस कर दे और ये बना ले। क्यों नहीं बनाने के लिए लोग रेडी हो रहे थे? रीज़न क्या है कि हॉस्टाइल रीज़न है, अभी अफ़गानिस्तान में बम मार दें, पाकिस्तान में बम मार दें, तो इस वजह से ये कोई भी अपना पैसा लगाने के तैयार नहीं था। इंटरनेशनल फर्म टू कंस्ट्रक्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन टू ऑपरेट इन द हॉस्टाइल एरिया, अफ़गानिस्तान खासकर अफ़गानिस्तान में नहीं बना रहे थे, तो इसलिए एक दिक्कत थी। फ्रांस की कंपनी थी, ठीक है? टोटल ऐसे हैज़ सॉट उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था फ्रांस की कंपनी ने कि हम लोग बनाएँगे, ठीक है? और ये बनाएँगे चारों नेशन से मिलकर। लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने कहा था कि हाउएवर इट बैक्ड ऑफ आफ्टर तुर्कमेनिस्तान रिफ्यूज़्ड टू एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ अ स्टेक इन द गैस फील्ड एंड विल फीड द पाइपलाइन। तो दैट विल फीड द पाइपलाइन। तो इन्होंने कहा कि देखो हमारा जो मतलब तुर्कमेनिस्तान को इन्होंने कहा कि हम बना तो देंगे लेकिन हमें स्टेक दे दो, हमें शेयर दे दो किसके अंदर गैस फील्ड में। यानी हम पाइपलाइन तो बना देंगे, लेकिन गैस फील्ड में हमें शेयर चाहिए, तुर्कमेनिस्तान क्यों देगा भाई? मैं पागल थोड़ी ना वो तुमने बनाया ठीक है, उसका जो कॉस्ट है वो लो, ये सब चीज़ें ले सकते हो और कुछ शेयर उसमें ले सकते हो, लेकिन अब फील्ड में शेयर ले लोगे, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी, तो उसने मना प्रॉफ़िट कर में दिया। ले लो फिर लेकिन ये हो गया, तुर्कमेनिस्तान जो है लॉ डज़ नॉट प्रोवाइड गिविंग फर्म मतलब कोई इक्विटी शेयर देने का उनका लॉ भी प्रोवाइड नहीं करता है तुर्कमेनिस्तान का कि किसी बाहर फॉरेन कंपनी को वो इक्विटी शेयर दें। तो ये मतलब इसकी वजह से इन्होंने कोई फिर किसी और वेस्टर्न एनर्जी जायंट ने इसके ऊपर जो है रिस्क की वजह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन ये प्रपोज़ पाइपलाइन थी, तो यहाँ पे था कि देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ तुर्कमेनिस्तान से लाया जा रहा है। ग्रीन वाला जो पार्ट है और इसको लाकर फिर जो आईपीआई पाइपलाइन है, आईपीआई मतलब ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, ये पाइपलाइन जो है इससे कनेक्ट करने की बात थी कि यहाँ से प्रपोज़ कर देंगे, मुल्तान के अंदर हम लाके कनेक्ट कर देंगे या फ़ज़ालिका तक ये चली जाएगी तापी। तो मुल्तान के अंदर दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो रहे होंगे और ये नई दिल्ली तक ईरान वाली जो पाइपलाइन है वो नई दिल्ली तक आने का प्रपोज़ था। हुआ क्या?
आईपीआई पाइपलाइन से दोनों कनेक्ट होंगे तभी कोई बात बनेगी, और तापी को रशिया कनेक्ट करने की बात कर रहा था। तो यानी ये सारी पाइपलाइनें कनेक्ट होने की बात थी कि सप्लाई जो है वो अलग-अलग कंट्री से आएगा, लेकिन इन गैस पाइपलाइंस को कनेक्ट कर दिया जाएगा कि वो करने के लिए, ठीक है ना? पहुँचाने के लिए। अब हो क्या रहा है, कहानी ये है कि ईरान ने कहा कि चलो ठीक है भई, आईपीआई पाइपलाइन बनाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान पाइपलाइन। अब होता है कि पाइपलाइन जो है वो सेटबैक कैसे होता है, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर उस बीच में। एग्रीमेंट था पाकिस्तान और ईरान का 2009 में। पाकिस्तान और ईरान ने एग्रीमेंट किया कि देखो भई, मैं अपना पार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ईरान ने कहा कि मैं अपना पार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ पाइपलाइन का, आप अपना पार्ट कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है ना? पाकिस्तान को इंडिया अपना पार्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, ये बात हुई थी। ईरान ने कंस्ट्रक्ट कर दिया पाइपलाइन अपने पार्ट पे, ठीक है ना? पाकिस्तान ने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब उसका तो पैसा बर्बाद हो गया ईरान का। है कि इंटरेस्टिंग कि नहीं? हैं? तो जब उसने कहा कि पैसा नहीं है, तो मतलब उसको उसने कहा भई मेरी फंडिंग करो, मुझे पैसे ही नहीं मेरे पास में। तो वो तो सबके सामने चाहे यूएस से हो या कोई भी, किसी के सामने भी रोना शुरू कर देता है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब सारा पैसा जो ईरान ने लगाया अपने पार्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, वो बेकार है। जब तक वो पाइप कंप्लीट नहीं होती है, तब तक सप्लाई हो नहीं सकती इंडिया तक। तो पाकिस्तान ने बोल दिया मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं नहीं कर रहा। ईरान ने कहा अच्छा लोन ले ले भाई। क्या करेगा और लोन ले ले, पाकिस्तान को लोन दे दिया, ठीक है? कि अपना अपना पार्ट बनाने के लिए लोन ले ले मुझसे, ठीक है? उसने लोन देने लगा, फिर उसने यूएस ने क्या करा, क्या फिर ये लोन तो लेने लगे, लेकिन फिर इन लोगों ने क्या नाम है, फिर भी अपनी पार्ट पे काम नहीं कर रहे थे, तो ये अमेरिका का प्रेशर भी था इनके ऊपर। क्योंकि 2013 के अंदर क्या होता है, ईरान कैंसल कर देता है 50 बिलियन लोन पाकिस्तान का, ठीक है? क्यों? क्योंकि सैंक्शन लग जाता है ईरान के ऊपर, और ये भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं यूएस वाले, मतलब वो पाकिस्तान वाले, क्योंकि यूएस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है ना? ओके, और खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उसके इकोनॉमिक जो उसका सैंक्शन लगता है ईरान के ऊपर, उस बीच में यूएस लगाता है इसकी वजह से। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को जो है बोलता है कि देखो तुम एक तो बदमाशी कर रहे हो, यूएस के इन्फ्लुएंस की वजह से तुम बना नहीं रहे हो पाइपलाइन, हमने अपने पार्ट पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, इतना पैसा हमारा खराब हो गया है। तो ऐसा है कि अगर आपने नहीं बनाया टाइमली, तो पर डे के हिसाब से 3 मिलियन डॉलर, ठीक है? पर डे के हिसाब से हम जो है इसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगाएँगे। समझ रहे हो? ठीक है? तो सऊदी ने किसी पे बात करने लगा, फिर पाकिस्तान की क्या किया जाए इस पे, ठीक है? तो सऊदी अरब ने रिजर्वेशन रखा अगेंस्ट द ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन। उन्होंने भी कुछ मतलब कुछ काम ऐसा एज़ सच यानी प्रोडक्ट वो नहीं आया, जबकि था। पाइपलाइन जो है वो पासेस थ्रू द डिस्टर्ब्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, वहाँ पे हो रहा है। तो ड्यूरिंग द हॉस्टाइल सिचुएशन पाकिस्तान कैन कट ऑफ। अब यहाँ पे एक बात इंडिया को भी सता रही है कि अगर जब भी कोई हॉस्टाइल सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान सप्लाई रोक देगा हमारी, ठीक है ना? और इसके अलावा कभी पाकिस्तान मिलिट्री जो है, मिलिट्री फोर्सेस, वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं सप्लाई किसी भी टाइम पे, तो हम तो परेशानी में आ जाएँगे, राइट? है ना? तो इन्होंने कहा यार ये काम मतलब पाकिस्तान को ना हटाओ, पाकिस्तान के साथ अगर हम रखेंगे कहानी, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता रहेगा, ये तो खुद नहीं बनाएगा, ठीक है? इंडिया और ईरान के की फिर कहानी बन नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो खुद नहीं बनाएगा और अगर बना भी दिया तो बीच-बीच में डिस्टर्ब कर देगा। तो उन्होंने कहा देखो इसको हटा के दूसरा काम करा जाए कि इंडिया ईरान का डायरेक्ट कुछ कॉन्टैक्ट हो जाए। तो इंडिया इज़ प्लानिंग, ठीक है? इंडिया ने प्लान किया कि एक अंडर सी गैस पाइपलाइन ईरान से इंडिया के कोस्ट पे पहुँचाई जाए, अंडर सी के अंडर, ठीक है ना? India has started talk with the Iran and Oman for the undersea gas pipeline. The pipeline is technically economically viable. तो ये है कि टेक्निकली और इकोनॉमिकली बन तो सकता है, तो उस पे बात शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइपलाइन कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द सैंक्शन अगेंस्ट द ईरान आर लिफ्टेड। अब ये था कि कंस्ट्रक्शन तो हम कर लेंगे, लेकिन अब सैंक्शन जो ईरान के ऊपर जो लगे हुए हैं, वो जब हट जाएँगे, तब तो क्योंकि सैंक्शन अगर हमने ईरान के साथ कोई वो किया और सैंक्शन लगा रखा है यूएस ने, तो फिर हमारे साथ भी उसके फिर इकोनॉमिक टाइज़ डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो इसलिए थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। पाइपलाइन एक्सपेक्टेड टू कैरी 31 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर डे। ये है कि पाइपलाइन अगर बन जाती है तो 31 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ द गैस पर डे यहाँ पे सप्लाई की जाएगी इससे। रशिया और ईरान की इंडिया की पाइपलाइन तो 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन में 2 प्रपोज्ड रूट इसके बनाए गए थे, मैंने बताया था। एक था फ्रॉम रशिया सदर्न बॉर्डर, देखो रशिया के सदर्न बॉर्डर से इंडिया को हिमालय के थ्रू होते हुए आ जाए, ठीक है? लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट है, हिमालय के थ्रू आना इतना आसान नहीं है। दूसरा था कि रशिया जो है वो क्या करे, वो लाके तापी में डाल दे। तापी जो प्रोजेक्ट था ना, तापी के अंदर तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला जो रूट है, अगर वहाँ पे बन जाता है तो रशिया जो है आपका क्या नाम है, अस्त्राखंड और कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान होते हुए अलोंग विद द तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन से होते हुए वो पहुँचा दे। यानी तापी प्रोजेक्ट के थ्रू तापी का अगर पाइपलाइन बन जाता है,
प्रोजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उसमें डाल दें, समझ रहे हो ना? तो उसको ये जो एक है एक्सटेंड कर देंगे रशिया की हाँ, तरफ। उसी को एक्सटेंड कर दिया रशिया की तरफ, तो वो उससे हो सकता है, ये थोड़ा सही वायबल था ज़्यादा, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू हिमालय तो दैट। क्रॉस कर नहीं लेकिन सकते। लेकिन मसला नहीं, हिमालय भी क्रॉस हो सकता फिर है, भी लेकिन मुश्किल फिर रहेगी ना। डिस्टर्बेंस दोनों तरफ से है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही डिफ़िकल्ट है हाँ। और उधर उधर जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब क्राइसिस होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें प्रपोज़ की जाती हैं, आपको पता होना चाहिए एट लीस्ट। बाकी जो न्यूज़ में अगर आए तो फिर उसको आप देखते रहिएगा। इंडिया 2.4% एनुअल वर्ल्ड एनर्जी प्रोडक्शन है, बट कंजम्पशन 3.4% है, यानी एनुअल वर्ल्ड वर्ल्ड की जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो हमारी कम है और वर्ल्ड के मतलब उसमें हमारा प्रोडक्शन कम है, लेकिन हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है? फ्यूचर कंसर्न ये है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस जो है, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत पहले ही एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी की बात की हुई है कि एनर्जी फ्यूचर में देखिए, आप कोई भी चीज़ है, आपका ये मोबाइल चल रहा है या कुछ भी है, तो बिना एनर्जी के तो चलेगा नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी भी किससे प्रोड्यूस हो रही है, या तो कोल से प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रो से प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ थर्मल से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना? या तो न्यूक्लियर हो रही है, तो बिना एनर्जी के तो काम चलेगा नहीं, ठीक है? जितनी भी अब गाड़ियाँ हैं, सब पेट्रोल से चल रही हैं या इलेक्ट्रिक भी थोड़ी बहुत आ गई हैं। या गैस से चल रही हैं, तो हमारे यहाँ एनर्जी की तो ज़रूरत है ही है, कोई भी काम करने के लिए बिना एनर्जी के तो होगा नहीं। तो चैलेंजेज़ हैं डोमेस्टिक, काफ़ी सारे चैलेंजेज़ हैं, क्योंकि फुल एक्सप्लोरेशन सेडिमेंट्री बेसिन का इंडिया में है, अभी हुआ नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हम बना के रख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वॉर वगैरह होता है मिडल ईस्ट वगैरह में, तो फिर हमारी सप्लाई का रुक जाती है एनर्जी की, तो हमारे यहाँ क्राइसिस आ जाएगा एनर्जी का। तो हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी बहुत होते हैं इधर से उधर भेजने में। और अनटैप्ड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, हमारे यहाँ बहुत काफ़ी 30% पोटेंशियल है, जो हमारे यहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम जा सकते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस, वर्ल्ड में भी ग्लोबल चैलेंजेस है, देखो इंडिया जो है रिलाई करता है 70 टू 80% जो डिमांड है उसकी, उससे इम्पोर्ट पे, ठीक है? यानी जो इंडिया के पास रिज़र्व है, उसको रिज़र्व मेंटेन करता है वो अपनी आर्मी के लिए, कि कहीं बाय चांस वार हो गया तो कुछ दिन हम लड़ सकें, अपने पास अपना कुछ रिज़र्व मेंटेन रखते हैं जो अपना है। उसके अलावा जो इम्पोर्ट के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं, 70 टू 80% डिमांड जो हमारी उसके ऊपर है, इम्पोर्ट के ऊपर है। अगर इम्पोर्ट किसी भी तरह से वॉर होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए एनर्जी को मेंटेन करना, ठीक है ना? वर्ल्ड एशिया जो है, वेस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे, तो वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल फ्रजाइल रीजंस हैं वेस्ट एशिया में, आपको पता ही है बहुत अच्छे से कि अभी भी वॉर चल ही रहा है। अब इज़राइल से चल रहा है, कभी कहीं से शुरू हो जाता है, कभी अफ़गानिस्तान, कभी ईरान, कभी सीरिया, कहीं-कहीं। तो ये पूरा फ्रजाइल रीजन है और इसमें डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है हमारे हमारे लिए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस अपना, तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। और फॉरेन ऑयल फ़ील्ड जो है, वो भी हम जो है वो किसी तरह से, अगर हम उसमें हम कुछ मिल जाए ओएनजीसी विदेश वगैरह के थ्रू, वहाँ पे एक्सप्लोर करने पर हमें कुछ स्टेक मिल जाए, तो इसमें भी हम काम करते हैं। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, वो क्या करती है, वो विदेशों में काम करती है, जैसे सूडान हो गया, वियतनाम हो गया, ये एनर्जी सिक्योरिटी के चक्कर में ही, और थोड़ा मतलब पैसा भी गेन होता है। वेनेजुएला और ब्राज़ील, रशिया, सीरिया, साउथ सूडान और कोलंबिया, यहाँ सब पे जो है ना, मतलब हम एक्सप्लोर करते हैं जाके, वहाँ पे हम लोग उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हम चाहते हैं कुछ स्टेक हमें मिल जाए। तो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी साउथ सूडान के अंदर, सीरिया के अंदर चल रही हैं, तो इसलिए लोअर प्रोडक्शन है, नहीं तो ओएनजीसी विदेश बेसिकली उसको इसीलिए बनाया ही गया है कि हमारी जो है, विदेशों में कुछ स्टेक हो जाए, जिससे हमारे पास एनर्जी सप्लाई में एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। गेटिंग? उसके अलावा जो है ग्लोबल, अगर एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें ग्लोबल चैलेंजेस में, तो शेल गैस जो है यूएस ने डिस्कवर किया, बहुत जल्दी ही शेल गैस उसने डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से जो है स्लो डाउन द रिसर्च इन द रिन्यूएबल एनर्जी, और शेल गैस निकालने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिसर्च है, वो थोड़ा स्लो हुआ है। डेवलप्ड नेशन नॉट विलिंग टू ट्रांसफर ग्रीन टेक्नोलॉजी और एडवांस इफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू अदर नेशन। और ये हमेशा से इन्वायरमेंट ट्रीटीज कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ना, ग्रीन जो मतलब एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप नेशन अपनी टेक्नोलॉजी को जल्दी किसी को देते नहीं है। वो सिर्फ़ कहते रहते हैं एनवायरनमेंट कंसर्न ये वो फलाने-ढिकाना, लेकिन जल्दी कोई अगर उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो उसको ना फ़ॉर्मूला देते हैं, ना कोई चीज़ देते हैं। डोमेस्टिक तो केलकर पैनल बनाया गया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, 2013 के अंदर बनाया गया, और इसी तरह से कोई पैनल बनाया जाए कि एनर्जी सिक्योरिटी पे या किसी चीज़ पे बात करें, तो उसको आप देखते रहेंगे। इसमें वो ये किया गया कि एनहांस किया जाए डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, लोअर डाउन द इम्पोर्ट डिपेंडेंस बाय 2030। हम कहें कि कम से कम कुछ इम्पोर्ट के ऊपर जो हम इतने डिपेंडेंट हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के कुछ हम ऐसे काम कर लें कि हमें ज़्यादा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड ना रहें। डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए, मतलब थोड़ी कम हो जाए, ये तो हो नहीं सकता कि हट जाए, लेकिन कम हो जाए, ठीक है? उसके अलावा डिवाइस द रोड मैप टू डीरेगुलेट द ऑफ रिटेल ऑयल एंड गैस, और उसके अलावा यूटिलाइज़ द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड बॉट्सेस। तो ये सारी चीज़ें करने की मतलब उन्होंने कुछ वो दिया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब कोई नया रिकमेंडेशन वगैरह आएगा, कुछ आएगा जो आप उसमें
करंट अफेयर्स में देखना तो उसको आप कर लेना। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम लोगों ने बना रखे हैं क्रूड ऑयल के। 2004 के अंदर मैंगलुरु एंड पादुर इन ईस्ट कोस्ट और विशाखापट्टनम इन द वेस्ट कोस्ट 5 मिलियन टन टू कवर 2 वीक्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो हम लोग रिजर्व बनाते हैं, जिससे अगर बाई चांस कोई क्राइसिस आ जाता है, दो दो वीक तक हम लोग इसका रिक्वायरमेंट ये हमारी पूरी कर सकता है। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं इंडिया में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए बनाई गई है। वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है ये बनाए गए हैं। कई सारे पेट्रोलियम रिजर्व हमने स्ट्रेटेजिक उसको बना रखा है, उसको हम रिजर्व रखते हैं। जो भी हमारा सरप्लस होता है, देखो कई बार आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम का दाम जो है वो बहुत ही नीचे गिर गए हैं वर्ल्ड में, जो है नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल फिर भी 100 रुपए 90 रुपए ही में ही मिलता है। डू यू नो वाई? उसको जैसे जैसे अगर वो क्या हुआ, एकदम नीचे आ गया है, पर बैरल के हिसाब से बहुत कम हो गया है, लेकिन स्टिल जो है आपको इंडिया में सस्ता पेट्रोल नहीं मिलता। बताओ क्यों? क्या रीजन है पता है? बोला चाहता है कि लोग अपने घरों में पेट्रोल दुनिया भर के कर ले, मार्केट में सस्ता सप्लाई हो जाए। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, आपके यहाँ प्राइस मेंटेन करते हैं वो। जैसे कि अगर मान लो उनको 40 रुपए में मिल रहा है और आपको फिर भी 80 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं, उसका क्या है कि वो आपके यहाँ सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। जो डोमेस्टिक डिमांड है वो उतनी ही रखना चाहते हैं, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस वो खरीदते हैं उसको वो रिजर्व में लगा, मतलब उसकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लेते हैं। समझ रहे हो? स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने से फायदा क्या है, उससे ये होता है कि अगर कभी वॉर वगैरह हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आ जाए, तो सर जो हम इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि एक हमारा एक लिमिटेड बजट होता है खरीदने का भी, तो अगर हम उसको खरीद भी रहे हैं, तो उसको लाके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाल दें, और इंडिया का जो मतलब ये स्टेबिलिटी चलो अभी कम हुआ है, कल उठ जाएगा, तो हम ज़्यादा अपनी मार्केट को वोलेटाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अपनी मार्केट को हम स्टेबल रखना चाहते हैं, और इस वजह से जो है हम एकदम कम नहीं कर सकते, एकदम ज़्यादा नहीं कर सकते। और हम अगर इसका एडवांटेज होता है तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन कर लेते हैं। गेटिंग? बात समझ आ रही है? हाँ, तो ये है कि कभी ऐसा होता है ना कि हमें तुरंत इमीडिएट हम बेनिफिट नहीं देते हैं अपनी कंट्री को, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। ये नहीं कि इमीडिएटली अभी इकोनॉमी में पेट्रोल का दाम कम कर दिया, तुमको फायदा हुआ, फिर उसके बाद अचानक बढ़ा तो बहुत शूट अप हो गया। तो हम लोग ये करते हैं, कभी-कभी महँगा खरीद के सस्ता भी बेचते हैं सब्सिडी देकर, क्योंकि हमें उसको अपने मार्केट को मेंटेन रखना है, हमें अपनी मार्केट को स्टेबल रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल अगर मार्केट कर दिया हमने, बहुत ज़्यादा वो कर दिया, तो हमारे लोग ही परेशान होंगे फ्यूचर में। ठीक है? मान लो अचानक से प्राइस कम होता है, तो कम में मिलने लगा, तब तो खुशी के मारे भर-भर के पेट्रोल और कालाबाज़ारी शुरू कर दी। और जब क्या नाम है सस्ता होने हो गया एकदम, वो महँगा हो गया एकदम, तो फिर क्या नाम है रो रहे हैं पेट्रोल के लिए, इसके लिए, ठीक है ना? फिर महँगे दामों में बेच रहे हैं। तो हम अपनी मार्केट में अनस्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, इंस्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते। हम लोग उसको स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के रूप में रखते हैं, और इसके लिए हमने कई सारे स्ट्रेटेजिक रिज़र्व क्रूड ऑयल के बना रखे हैं। वो कौन से हैं? जैसे विशाखापट्टनम एपी के अंदर है, बीकानेर राजस्थान के अंदर, राजकोट गुजरात के अंदर, उसके अलावा पदूर कर्नाटका के अंदर, और उसके अलावा चंदीकोल आपका उड़ीसा के अंदर। टोटल 12.5 मिलियन टन का हमारा रिज़र्व है, वो कवर 90 डेज़ की रिक्वायरमेंट हमारी कवर कर सकता है। अभी हमारा स्ट्रेटेजिक थोड़ा बढ़ गया है, ज़रा देखना एक बार स्ट्रेटेजिक रिज़र्व क्रूड ऑयल का कैपेसिटी कितनी है अभी? 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, है ना? तो ये 5.33 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है, तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा, और उसको उसमें भी लिख लीजिएगा, बैरल में भी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। तो ये मतलब हमने बढ़ाया, और ये क्यों होता है, जब कभी प्राइस में मतलब वहाँ डाउन होता है, तो हम खरीद के अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाते हैं। ठीक है ना? इनोवेशन इन द स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ द क्रूड ऑयल, तो ईरान जो है लार्ज क्रूड कैरियर है, फ्लोटिंग स्टोरेज उसका 20 से 25 मिलियन टन on tankers है। Storage capacity can be leased out or to few of the oil producing nations, especially cess and the small import duty can be levied to the fund and the storage। यूएस strategic reserve जो है 725 मिलियन मेट्रिक टन है। ये काफी मतलब यूएस का काफी ज्यादा है, हमारा जो है उसके एज कंपेयर टू यूएस काफी कम है ना? यूएस के मुकाबले में हमारा काफ़ी कम है। देखो यूएस का कितना है? 725, ठीक है, मिलियन टन। इस वक़्त यूएस का देखो कितना है, और चाइना का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व देखो कितना है। चाइना का और यूएस का देखो ज़रा, उसने पेट्रोलियम को रिज़र्व स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना के रखा हुआ है उसने, दुनिया भर का सादा ईरान-उरान का ले गया, यहाँ से वहाँ से इराक का ले गया, बहुत सारा। तो पेट्रोलियम रिज़र्व उसके पास जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिज़र्व उसने बना के रखा हुआ है, ठीक है ना? और कितना है उसका कितना बैरल हो गया? 714, ठीक है, मिलियन बैरल टन, और हमारे पास कितना है? ठीक है, 36 है। तो उसका मतलब ये है कि वो हमसे कई गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, और चाइना का देखो कितना है? 350। हाँ, हमारा 5 है, उसका 355 है ना? बताइए।
तो कितना ज़्यादा हो गया और चाइना का है चाइ 3.5 बिलियन मैट्रिक टन। तो 3.5 बिलियन मैट्रिक टन हो गया उसका, हैं? तो वो बनाता जा वो रहा है रिज़र्व। 2020 का डाटा दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें देख लेना, मतलब कि चाइना का से कंपेयर करके यूएस का लिख लो। चाइना का कितना आ रहा है बैरल में? अभी 20 400 मिलियन बैरल है ना? तो 400 कितना ज़्यादा बढ़ा लिया उसने, देखो अपना। और इंडिया का अभी कहाँ पे है? तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी के लिए, क्रूड ऑयल के लिए चाइना और जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो यूएस का कितना बताया आपने? यूएस का कितना हो गया, लिख लो, इसको नोट कर लो। यूएस का कितना है, कितने बैरल है? उसको नोट करो, नोट करो ना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कितना है? अपडेट करते हैं। नदीम, 714 बैरल हो गया। चाइना का हो गया 400। ठीक है, 400 हो गया। और इसका क्या नाम है, इंडिया का कितना हो गया? इंडिया का कितना है? 36.92 है। तो आप इसको क्या नाम है, लिख लिया, 36.92 है चाइना का, और ये इंडिया का, और फिर चाइना का लिख लीजिए 400, और उसके बाद में जो भी है, मतलब 400 पॉइंट समथिंग जो भी है, उसके अलावा जो है यूएस का लिख लीजिए। तो और इससे कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कितना है। और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए, कि हमारे पास कितना बचा है। अभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम अपना ही तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करेंगे, तो फिर वो कैसे होगा काम। गेटिंग है भाई? हम 50 पे भी नहीं है, हैं? और यूएसए और चाइना चाइना 400 लेकर बैठा है, और यूएसए 700 लेकर बैठा है, हैं? मतलब हद ही हो गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2013 में। देखिए इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेल्ट, माइका अकर इन अबंडेंस इन द कार्डमा। हाँ ठीक है, कार्डमा ठीक है, और धारवाड़ इज फेमस फॉर द पेट्रोलियम। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? आप लोगों को पता है इसमें कि क्या नाम है, आपका क्या आंसर होगा? एक मिनट, देखो क्या क्वेश्चन है कि नेचुरल गैस जो है वो गोंडवाना बेल्ट में मिल जाती है। गोंडवाना के अंदर कोल के लिए फेमस है, आपको पता है, ठीक है, गोंडवाना कोल वगैरह। माइका है, कोडमा में है, एकदम सही है। धारवाड़ के अंदर पेट्रोलियम, धारवाड़ के अंदर मेटल मिलते हैं, राइट? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू सही है, राइट? तो ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लोकेशन जो है उसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू जस्ट हैव टू अपडेट क्या अपडेट करना है? जो भी करंट में डेटा होता है, जैसे अभी तो आपने अपडेट कर लिया थोड़ा सा, थोड़ा एलएनजी टर्मिनल्स वगैरह कहाँ बने हैं, पाइपलाइन में अभी कहाँ प्रोग्रेस है। तापी पाइपलाइन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, प्री में पूछा हुआ है, तापी पाइपलाइन की कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व है, तुर्कमेनिस्तान है या तजिकिस्तान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है। तो तुर्कमेनिस्तान है या तजिकिस्तान है, कौन सा है अभी? कौन सा है तापी में, कौन है? तजिकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है? हैं? टापी में ती क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, अभी तो मैंने बताया, भूल गए? ठीक है ना? अब इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तापी है, उसमें कौन-कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हैं, और इस तरह से, मतलब जैसे आईपीआई है तो उसमें कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी-कभी। लेकिन अब जिसने कभी पढ़ा ही नहीं हो तो वो क्या नाम है, अगर आई से और कोई नाम दे देगा, ठीक है? ईरान के बजाय इराक कह देगा, तो आदमी जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसको तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना, है कि नहीं? तो इसलिए क्या नाम है, आप लोग थोड़ा-सा अपडेट रखा कीजिए। अब ये एनर्जी रिसोर्सेज़ हमने देख लिया, कोल, पेट्रोलियम देख लिया, और थोड़ा-सा करंट से अपडेट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। कोई टफ चीज़ है नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको करंट के हिसाब से देखना है, बाकी आसान चीज़ है, टफ नहीं है। ठीक है? बहुत ही आसान है। एक बार फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा-सा 2-4 बार रिवीज़न करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई?